हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, मैं लिटरेचर के क्रम में आपको एक नई पोएम क्लास 10th की मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, फायर एंड आइस। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम आई वांट टू से समथिंग अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, एंड ही वाज बोर्न इन 26 मार्च 1874। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस क्यों लिखा। तो फायर एंड आइस से पहले थोड़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लीजिए, जो अमूमन आपको अन्य यूट्यूब चैनल पर चीज़ें जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप पोयम तो जान जाएंगे, लेकिन पोयम से ज़्यादा जानना जरूरी होता है पोएट के बारे में कि पोएट था कैसा ये। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही वाज अ वेरी ग्रेट ग्रेट पोएट, ये दुनिया जानती है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतना महान कवि होने के बावजूद ये व्यक्ति अमेरिका में कितनी अपनी जिंदगी स्ट्रगल से जूझ रहा था, कितनी अपनी जिंदगी स्ट्रगल से जूझ रहा था, वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए, उस जमाने में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, इनको कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। अच्छा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी कहानी सुनिए कि इनके जो पिताजी थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो पिताजी थे, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो जो इनको रॉबर्ट ली का जो नाम मिला है, तो अमेरिका में जो इसमें सिविल वार चल रहा था, सिविल वार, उसमें जो वहाँ के जो जनरल थे रॉबर्ट ली, जो वहाँ के जनरल थे, जनरल उनका नाम था रॉबर्ट ली। रॉबर्ट ली, इनके पिताजी उस रॉबर्ट ली से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रॉबर्ट ली का रोल सिविल वार को शांत करने में बहुत ज्यादा योगदान था। जैसे आप सिविल वार अमेरिका में जानते हैं कि एक गृह युद्ध हुआ था जिसमें अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी, और उसके ऊपर वो कैप्टन माय कैप्टन बड़ी शानदार कविता है। तो फिलहाल मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि सिविल वार को शांत कराने में रॉबर्ट ली एक जनरल थे, उसमें सॉरी जनरल थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इन्हीं के नाम पर इनके पिताजी ने इनका नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट रखा था, बिकॉज हिज फादर वॉज मच फैसिनेटेड विद द नेम ऑफ द रॉबर्ट ली हु वाज अ जनरल। तो अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। बात ऐसी है कि जो फ्रॉस्ट जो थे, इंटेलेक्चुअल तो थे ही, और इनके बारे में पहले जानिए कि इतने हाईली इंटेलेक्चुअल पोएट होते हुए इन्होंने 2 बार अपने कॉलेज को छोड़ दिया। इनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, और पहली बार तो मैं बता रहा हूँ डार्टमाउथ, पहली बार इन्होंने डार्टमाउथ में एडमिशन लिया। डार्टमाउथ वहाँ का फेमस कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन लिया और 2 महीने में इसे छोड़ दिया। दूसरी बार हार्वर्ड में एडमिशन लिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, वहां पर एडमिशन लिया, और वहां पर भी इनको पता नहीं क्या रास नहीं आया, और उन्होंने वहां का भी कॉलेज छोड़ दिया। तो आप सोच सकते हैं कि इतने ऐसा व्यक्ति जो इतने सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और वहां पर छोड़ देता है, पढ़ना ही नहीं चाहता। अब क्या बात थी, क्योंकि अमेरिका की जिंदगी इनको रास नहीं आ रही थी। ये बचपन से पले बड़े तो थे शहरों में, लेकिन गांव से या गरीब लोगों से इनका बहुत ज्यादा लगाव था। गरीबों की स्थिति परिस्थिति देख करके इनको बड़ी मतलब सिंपैथी अंदर से आती थी, इम्पैथी आती थी कि मैं इनके लिए कुछ करूं। देखिए, कवि की जो शक्ति होती है उसकी एक कलम होती है, अर्थात पेन। एज आई टोल्ड यू, पेन इज अ सिंबॉलिकल मीनिंग ऑफ पावर। अगर आपके पास कलम है तो जिस तरीके से एक कवि, कहानीकार लोगों के अंदर अपनी चेतना को विकसित करने का काम करता है, तो उसी तरीके से इनको जिंदगी रास नहीं आ रही थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो, मैं कविताएं लिखूंगा। कविता लिखते थे, कविता लिखने का उनको शौक भी था। तो 40 साल तक की मैं बोल, जब इनकी उम्र लगभग 40 साल थी, तो अमेरिका की सबसे टॉप मोस्ट जो आपकी मैगजीन थी, अटलांटिक मैगजीन, अटलांटिक जो मंथली मैगजीन होती है, मैगजीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, थोड़े अक्षर मेरे छोटे हैं, मैनेज कर लीजिएगा। ये उनके पास गए, उस मैगजीन के जो एडिटर के पास गए, और इन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी कविताएं पब्लिश कराना चाहता हूँ। तो उसने, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसने रिजेक्ट कर दिया, बोला जाओ। बहुत दिन तक रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज मेरी कविताओं को छाप दीजिए। बात ऐसी थी कि अमेरिका में उस जमाने में वहाँ के जो बड़े बड़े एडिटर थे, उनको सजी धजी हुई कविताएं बहुत पसंद रहती थी। बहुत ही जैसे बनावटी टाइप की कविताएं, बहुत सोफिस्टिकेटेड उनको कविताएं, आर्टिफिशियल कविताएं उनको बहुत ज्यादा पसंद रहती। दैट इज वाई दे रिजेक्टेड टू पब्लिश दिस पोएम। अब ये चले गए अपने दादाजी के पास, न्यू हैम्पशायर। इनके दादाजी रहते थे न्यू हैम्पशायर में, अपने दादाजी के पास न्यू हैम्पशायर में रहने लगे। और काफी दिन तक, जब इनके दादाजी मर गए, मतलब सॉरी गुजर गए, थोड़ा मरना अच्छा वर्ड नहीं मुझे लग रहा है, जब दादाजी इनके मतलब इस दुनिया से चले गए, तो जब इनको वहां की वसीयत मिल गई, तो इनकी पत्नी और इनके 4 बच्चे, इन्होंने एक जिंदगी का जुआ खेला। और कैसा जुआ खेला
कि अमेरिका में मेरी कविताएं पब्लिश हो नहीं रही हैं और यहाँ से तड़प खत्म हो नहीं रही है। तो कहते हैं कि दिल होता है लेफ्ट में, लेकिन इसका फैसला बड़ा राइट होता है, जो आपका दिल करे उसे करना चाहिए। अब इनके अंदर बेचैनी हो रही है। ही वॉज वेरी क्यूरियस बिकॉज हिज पोएम वॉज नॉट पब्लिश्ड बाय द एडिटर्स, एंड दैट इज वाई उन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो मैं लंदन जाऊंगा। और अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जमीन को इन्होंने बेच दिया और बेचने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चले गए लंदन। ये लंदन चले गए और लंदन चले जाने के बाद लगभग 1911 में 1911 में ये लंदन चले गए और वहां पर देखिए वो डेविड, मैं बता रहा हूँ डेविड नट के पास गए। और जैसे उन्होंने कविता को दिखाया तो उस समय जो लंदन था ना वो बहुत ही उदारवादी विचारधारा का था, तो उसने नए नए कवियों को मौका देता था। तो उसी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी थे। तो डेविड नट ने इनको देखा और देखने के बाद बोला कि भाई मैं आपकी कविता एकदम तैयार हूँ, छाप देता हूँ। और रातों रात मैं बता रहा हूँ कि इनकी कविताएं, बात ऐसी थी कि ये ग्रामीण लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए थे, गरीब लोगों की चीजों को देखते थे तो अपनी कविताओं में लिखते थे। जैसे हमारे हिंदी लिटरेचर में निराला जी हैं, क्रांतिकारी कवि हैं, तो वो देखते थे। उसी तरीके से वहां की जिंदगी को देखने के बाद जो उन्होंने कविताओं में बहुत ही सिंपल और सहज भाषा में जो लिखा, बनावटी भाषा से काफी दूर, तो इतना ज्यादा ये फेमस हो गए कि रातों रात वही अटलांटिक जो मैगजीन है, हाँ, इसमें इसके एडिटर्स में झगड़ा हो गया कि भाई जो इतना दिन से इनकी कविताओं को छाप नहीं रहा था, उसने कहा कि भाई ये हम छापेंगे और हम छापेंगे। और ये फिर लौटते हैं 1913 में। लौटने के बाद अब ये अमेरिका जब पहुंचे तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, मतलब बहुत इनको नेम फेम मिल चुका था। और नेम फेम लिखने के बाद इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिल चुका था कि फिर उसके बाद इन्होंने तमाम कविताएं लिखी। खैर इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। जैसे पुलित्जर प्राइज जो लिटरेचर में सबसे बड़ा प्राइज होता है वो मैं बता देता हूँ। 1924, 1931, 1937 और एक बार और मिला है 1943 में। इनको 4 बार इनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है खासतौर पर लिटरेचर में योगदान के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इनकी शॉर्ट समरी बताई। ये जानना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी था, बिकॉज when you come to know about this poet, definitely you will be able to express your own thoughts, how the poet was and how he was struggling a lot in America. Even he was born in America. अमेरिका में पैदा होने के बावजूद भी he was unable to publish his poem. How the America was at the time. और सोचिए कि अमेरिका में एक इंसान जन्म ले रहा है और अमेरिका में अपनी कविताओं को पब्लिश कराने के लिए उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और वह इंसान एक नई जगह इंग्लैंड में जाकर के अपनी चीजों को, अपनी ख्याति प्राप्त करता है। और आज देखिए कितने बड़े महान कवि हैं। और इनकी महानता इस बात के लिए नहीं है कि बहुत विद्वान थे, इसलिए थे कि जितने बेहतरीन इन्होंने कविताओं गरीबों के लिए लिखी है उतने ही अच्छे इंसान थे। अब इसके बाद मैं उस कवि के बारे में तो काफी जानकारी आपको मैं उम्मीद करता हूँ मिल गई होगी, लेकिन अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस फायर एंड आइस के बारे में, जिससे चीजें आपको ज्यादा समझ में आ सके। आपके सामने देखिए मैंने फायर एंड आइस के कुछ एक वन स्टैंजा के लिखा हुआ है। अभी फायर एंड आइस को थोड़ा सा बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बात ऐसी है कि ये फायर एंड आइस लिखा क्यों गया। तो इनके एक मित्र थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने एक बार की बात है तो मजाक में ऐसे पूछ लिया कि एक बात बताओ यार। देखिए उनका नाम है, हार्लो शैपली का नाम है, मैं बता रहा हूँ अभी। तो मजाक में पूछ दिया कि एक बात बताइए यार कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। तो उनके मित्र ने बताया कि दिस वर्ल्ड डेफिनेटली आइदर इट विल एंड इन फायर, मीन्स या तो धरती आग का गोला बन चुकी रहेगी या तो धरती बर्फ में समाहित हो चुकी रहेगी, कन्वर्ट हो चुकी रहेगी, तभी ये धरती खत्म होगी। तो उस एस्ट्रोनॉमर का नाम था हार्लो शैपली, मैं बताना आपको भूल गया। उनका नाम था हार्लो शैपली। हार्लो शैपली ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। और हुआ यूं कि एक दिन की बात है, उनके पास गए और उनसे पूछने लगे। इनके जो मित्र थे, मैंने बताया जो एस्ट्रोनॉमर थे, इनका नाम था हार्लो शैपली। तो इनके पास से गए तो उन्होंने बताया कि द सन बिकम एक्सट्रीमली हॉट एंड इट विल बर्न द अर्थ। या तो यूनिवर्स पूरी तरह कोल्ड हो जाएगा और धरती पूरी तरह फ्रीजिंग हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, सॉरी। तो ये चीज इन्होंने बताया और वो चीज उन्होंने कैजुअल तरीके से पूछा था, लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि यार मैं इस पर उसी चीज को साइकोलॉजिकली तरीके से इन्होंने इस कविता को लिखने का प्रयास किया। और वो कविता है फायर एंड आइस। देखिए यहाँ पर
जो पहला स्टेंजा है वो मैं चीजें बताता हूँ कि फायर जो है यहाँ पर, ये फायर और आइस किसी चीज का प्रतीक है। फायर जो है ये, एंड वैसे तो बहुत सारी इसकी सिंबॉलिकल मीनिंग है, लेकिन इसमें से मैं बता रहा हूँ फायर जो है ग्रीड का प्रतीक है, लालच का प्रतीक है, पैशन का प्रतीक है। पैशन का मतलब होता है कि जैसे ग्रीड मीन्स होता है लालच, पैशन का मतलब होता है कि जिसके दिमाग में बहुत सारे मनोवेग एक साथ आ जाए उसको बोलते हैं पैशन। और मैं बताता हूँ जो आइस है, आइस आइस ये इंडिफरेंस का प्रतीक है, हैट्रेड का प्रतीक है। मैंने क्या बताया, ये हैट्रेड का प्रतीक है और इंडिफरेंस का प्रतीक है। इंडिफरेंस का मतलब होता है, इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सामने। अभी मैं कविता जैसे स्टार्ट होती है तो मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। कविता स्टार्ट होती है, यहाँ पर कह रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं मीन्स सम पीपल से दैट, या तो ये संसार खत्म हो जाएगा, विल एंड इन फायर। इन फायर का मतलब आग, आग में खत्म हो जाएगा। तो आग मतलब क्या, लालच रूपी अग्नि में खत्म हो जाएगा। मनोवेग, काम, क्रोध, मोह, माया, जितने भी एंगर है, एंगर ये भी आग का प्रतीक है। ये जो यहाँ पर आग है ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, या तो कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार पूरी तरह किस में खत्म हो जाएगा, आग में खत्म हो जाएगा। कौन सी आग में खत्म हो जाएगा, लालच रूपी अग्नि में खत्म हो जाएगा, एंगर, एंगर में खत्म हो जाएगा। और अब इसको बताता है कि ये फायर एक तरीके से पूरी धरती को विनाश करने वाला वही एटम बम है जिसके लिए इंसान मरा जा रहा है, एक दूसरे को, मानव जाति को पूरी तरह समाप्त करने के लिए लगा हुआ है, ये उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है सम से, कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल स्टार्ट सेइंग दैट दिस विल डेफिनेटली विल एंड एट वन डे। और वो कौन सी चीजें होगी जो पूरी तरह इस धरती को समाप्त कर देगी, इंसान का लालच पूरी तरह से खत्म कर देगा, कि इंसान का ईगो, उसके अंदर उसका एरोगेंट या उसका, हाँ एरो, उसका एरोगेंस उसे समाप्त कर देगा। उसका एरोगेंस जो उसके अंदर घमंड है वो उसके पूरी तरह समाप्त कर देगा। उसका जो एंगर है वो उसे पूरी तरह समाप्त कर देगा। और अंततः ये तमाम चीजें साइकोलॉजिकली अर्थात मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से किसी इंसान को पूरी तरह समाप्त या किसी धरती को समाप्त करने के लिए काफी है। देखिए, लालच किस बात की लालच है कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा पड़ोसी भाई उन्नति कर रहा है तो उसको देख करके, या हम उन्नति कर रहे हैं हमको देखकर पड़ोसी परेशान। अब उसके अंदर एक लालच ये हो गई कि भाई हमारे अंदर भी इस तरीके की भावना हो कि हम भी इनको दबाने का प्रयास करें। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पड़ोसी पहले से परेशान है, वही क्या है, लालच है। उसके अंदर क्या है, गुस्सा है, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पा रहा, ही वॉज अनेबल टू डू, एंड दैट इज वाई उस तरीके से उसके अंदर ये फीलिंग आ रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, अब एटम बम की क्यों बात कर रहा है उसको हम आगे देखते हैं। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि ये संसार, हाँ, लालच रूपी अग्नि, क्रोध रूप में एटम बम, तमाम चीजों के जो माध्यम है, जो इसका सिंबॉलिकल मीनिंग है, उस आग में खत्म हो जाएगा। कुछ कहते हैं नहीं भैया, आग में नहीं खत्म होगा, ये आइस में खत्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैं, मेरी जहां तक मैं मानता हूं, आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ खड़ा हूं जो फायर का सपोर्ट करते हैं या जो कहते हैं कि नहीं ये संसार पूरी तरह अग्नि में खत्म हो जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो अग्नि किसकी बात कर रहा है, अग्नि, मैंने पहले ही बताया कि अग्नि बहुत सारी चीजों की वहां पर बात कर रहा है। अग्नि में इंसान का ईगो है, इंसान का अहंकार है। दीज आर द सो मेनी फैक्ट्स दैट डिस्ट्रॉयड द ह्यूमन बींग्स, एंड डेफिनेटली ये हमारी जो तड़प है, हमारी जो लालच है, किसकी लालच है, किसी चीज को पाने की ज्यादा से ज्यादा लालच। द मोर वी गेट द मोर वी नीड, जितना ज्यादा हम पाते हैं उतना ज्यादा हमारे अंदर पाने की तमन्ना बढ़ती चली जाती है। तो इंसान आज इस धरती, किसी महापुरुष ने कहा था कि धरती को हमारे पास देने के लिए बहुत सारी चीजें पर्याप्त हैं, लेकिन इंसान की लालच को शांत करने के लिए धरती के पास कुछ भी नहीं है। ये बताइए, हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हम जमीनों को ध्वस्त कर रहे हैं, हम इस प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं, वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर, एंड दैट इज वाई आप देख रहे हैं कि जो कैलेमिटीज आ रही हैं, बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, हर आए दिन ये चीजें हो रही हैं, किसकी बदौलत है, ये फायर का ही तो प्रतीक है कि अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रकृति हमको भी नुकसान पहुंचाएगी। देखिए दूसरा स्टेंजा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिस, पेरिस का मतलब होता है विनाश, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार, पेरिस का मतलब होता है वैसे डिस्ट्रॉय होता है। आई, मैं पढ़ देता हूं फिर बताता हूं। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस का मतलब होता है सफिशिएंट,
सफिस जो है सफिशिएंट का शॉर्टकट यहाँ पर कवि ने लिख दिया। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। घबराइए नहीं, मैं वर्ड मीनिंग बाद लिखा दूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, द फर्स्ट टाइम पोएट आर्ग्यूज, द पोएट पॉइंटेड आउट, इफ द अर्थ विल एंड इन फायर, अगर ये बच जाती है तो कैसे खत्म होगी। जैसे कि मैंने क्या बताया कि फायर जो है सिंबॉलिकल मीनिंग है ग्रीड का, पैशन का, डिजायर का, एंगर का, और एटॉमिक जो प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है इसका प्रतीक है। तो अगर ये हमारी धरती इन तमाम चीजों से बच गई तो दोबारा कैसे मरेगी। जिस तरीके जो फायर होता है बहुत ही वायलेंट होता है, इसका मैं इनका नाम थोड़ा सा मिटा देना चाहता हूं। मैंने क्या बताया कि जिस तरीके से फायर जो होता है वायलेंट होता है, वायलेंट का मतलब बहुत तेज से, जब आग कहीं लगती है तो बहुत तेजी से आग फैलती चली जाती है, ये रुकती नहीं है। फायर बहुत ही वायलेंट है। लेकिन यहाँ पर जो आइस मैंने बताया, आइस जो है कोल्डनेस का प्रतीक है। कोल्डनेस का मतलब जिसके अंदर दया भावना और निर्दयता का प्रतीक है। बहुत सारे आए दिन आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक और तमाम चीजों पर आप देखते हैं, इंसान को बहुत बुरी तरह मार रहा है, जान से मार दे रहा है, और उसके अंदर जरा भी दया भाव नहीं। किसका है ये दया भाव का नहीं होना? यही है आपका आइस का प्रतीक है। हेट्रेड यानी नफरत का प्रतीक है। इंडिफरेंस का मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का एक्सीडेंट हुआ है, he got an accident and मुझे फर्क नहीं पड़ता, I don't care whether I should help him or not, ये फर्क ही नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं इंडिफरेंस। तो मैंने क्या बताया, कोल्डनेस, हेट्रेड, ये इंडिफरेंस का प्रतीक है। तो कह रहा है कि अगर किसी तरीके से किसी इंसान का जीवन बच भी जाता है, फायर से अगर धरती बच भी जाती है तो कैसे खत्म होगी? वो खत्म होगी आइस रूपी या कोल्ड आइस रूपी तमाम जो चीजें मैंने लिखा इसमें खत्म हो जाएगी। या तो साइंटिफिकली यहाँ पर जो बात हो रही है, साइंटिफिकली कवि ने जब अपने मित्र से पूछा था, एस्ट्रोनॉमर से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि यूनिवर्स बिकम अ फ्रीज, यूनिवर्स ये फ्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट्स तो ये हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर कवि ने इसको साइकोलॉजिकली तरीके से बताने का प्रयास किया। जरा इसको पढ़ते हैं। बट इफ इट हैड टू बी पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दोबारा धरती बच जाती है, दोबारा अगर डिस्ट्रॉय होती है तो कैसे खत्म होगी? देखो, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस माने होता है दोबारा, पेरिश माने होता है नाश, विनाश। आई थिंक, कवि बोलता है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, तो कवि बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्याप्त रूप से कि धरती खत्म होगी, नफरत से खत्म हो जाएगी। नफरत रूपी जो हमारी बर्फ है या आइस है उससे खत्म हो जाएगी। इंसान को देखना नहीं चाहेगा। कैसे? कि जैसे नफरत देखिए कहाँ से पैदा होती है। नफरत पैदा होती है, इंसान की ह्यूमन नेचर है कि इंसान कहते हैं ना कि दोस्त से आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता, दोस्त आगे बढ़े तो अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त आप खुद से आगे बढ़े तो ज्यादा तकलीफ होती है। तो एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब हमसे कोई आगे बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक उसको तकलीफ होगी, इसको आप मान लीजिए। तो कह रहा है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ, मैं कभी बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ इसके बारे में, नफरत के बारे में। नफरत रूपी कैसी? ये निर्दयता के बारे में जानता हूँ, घृणा के बारे में जानता हूँ, इंडिफरेंस के बारे में जानता हूँ, उदासीनता के बारे में जानता हूँ। कभी ये बोल रहा है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। कह रहा है कि ये जो विनाश होगा, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, आइस रूपी से जो विनाश होगा, जो बर्फ रूपी आपकी जो हेट्रेड है, नफरत है, इससे जो आपका विनाश होगा, इज आल्सो ग्रेट, वह भी तबाही के लिए पर्याप्त होगा, काफी पर्याप्त होगा। एंड वुड सफिस का मतलब कह रहा है कि सफिस का मतलब सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, यह भी तबाही के लिए, इस संसार को खत्म करने के लिए वह भी बहुत ही पर्याप्त होगा। तो ये छोटी सी कविता थी, लेकिन और भी मैं इसके सिंबॉलिकल मीनिंग आपको बताता हूँ, लगे हाथ आप इसे देख लीजिए। मैंने ये बताया कि हाँ, कवि यहाँ पर एक चीज ये बोल रहा है, एक चीज कवि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फायर जो होता है वायलेंट होता है। मैंने क्या बताया? फायर जो होता है ये वायलेंट होता है। वायलेंट का मतलब होता है आक्रामक होता है, और ये किसी चीज का जल्दी से अपना काम करता है, बहुत ही अचानक, बहुत तेजी से काम करता है, फास्ट ये काम करता है। और मैंने क्या बताया? फायर किसका प्रतीक है? ग्रीड का प्रतीक है, आपके पैशन का प्रतीक है, आपकी डिजायर का प्रतीक है। डिजायर का मतलब इच्छा, तृष्णा। जैसे एक चीज हमारी पूरी हुई कि नहीं, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इंसान का देखिए ह्यूमन नेचर होता है कि जैसे ही हमारी इच्छा पूरी होती है तुरंत दूसरी इच्छा हमारे अंदर जन्म ले लेती है। तो ये क्या है? डिजायर का मतलब इच्छा ही तो है। एक चीज की पूरा होते ही दूसरी चीज का पाने की तमन्ना, लालसा,
और यही लालसा जब बहुत बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं कि एम्बिशियस आदमी या एम्बी बोलते हैं, उसकी एम्बिशन महत्वाकांक्षा जिसे बोलते हैं बढ़ती चली जाती है। पैशन का मतलब मनोवेग, किसी चीज को हमारे दिमाग में आया, किसी ने आपका अपमान किया, तुरंत हमको भी गुस्सा आ कि हमने भी बदला लेने का फैसला कर लिया, दैट इज पैशन। और ग्रिड का मतलब होता है लालच, मैंने बताया इसका प्रतीक है। लेकिन कवि ये बोलता है कि जो आइस है ये फायर तो तुरंत फैसला कर देगी, आइस जो होगा वो धीरे धीरे फैसला करेगी। ये साइलेंट किलर आप बोल सकते हैं। आइस एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, साइलेंट किलिंग करेगी। हाँ, ये इतनी तेजी से धरती को नहीं खत्म करेगी, क्योंकि बर्फ और एक किसका प्रतीक है, ये बता रहा है कि ये मैंने बताया हेट्रेट का प्रतीक है, ये हमारी नफरत का प्रतीक है, और यहाँ ऊपर मेरे फिलहाल तो मैंने लिखा भी हुआ है, ये तमाम चीजों का प्रतीक है। अब इसके बाद मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देता हूँ जिससे चीजें ज्यादा स्पष्ट हो सके। आपके सामने देखिए मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है ताकि आपका समय बच जाए। टेस्टेड का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, तो टेस्टेड लिखा है इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस किया। व्हाट आई हैव टेस्टेड उसमें लिखा हुआ ना, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने अनुभव प्राप्त किया है। तो यहाँ पर टेस्टेड का मतलब एक्सपीरियंस करना, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। जब एक इच्छा होती है, धीरे धीरे इच्छाएं पूरी हो गई लेकिन अब इच्छाओं से भी बड़ी इच्छा हो रही, दैट इज कॉल्ड उसको डिजायर। किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा। होल्ड विद का मतलब किसी चीज से सहमत होना। देखिए यहाँ पर कभी लिखा है फ्रॉम आई होल्ड विद दोस्त, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो फायर के पक्ष में अपनी बातें कहते हैं, अर्थात उस विनाश के बारे में बात करते हैं, अग्नि रूपी विनाश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है होल्ड विद का मतलब एग्री होना। पेरिस, पेरिस का मतलब होता है नाश होना या विनाश होना या डाई मिस मरना या खत्म होना, तमाम अर्थ होते हैं। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है ग्रेट लॉस, ग्रेट लॉस का मतलब होता है विनाश, जब बहुत तबाही हो जाए, तमाम अर्थ को एक से बहुत सारा विनाश हो सकता है, उसको भी बोलते हैं विनाश। सफिस का मतलब सफिशिएंट का शॉर्टकट है सफिस। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, इंग्लैंड के एकमात्र ऐसे कवि हैं कि एकमात्र ऐसे कवि हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी का जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, तो एकमात्र ऐसे थे कि गिफ्ट आउटराइट नामक जो कविता थी इनको बोलने का मौका मिला था, और इतिहास में इंग्लिश इतिहास में ये पहले एकमात्र कवि थे जो किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन प्रोग्राम में उद्घाटन समारोह पर इनको बुलाया गया और इन्होंने अपनी कविताओं के बारे में बताया। और तो मुझे लगता है कि इसमें मैंने कुछ छोड़ा है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सका मैंने बताने का ही प्रयास किया है। और एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ गया कि देखिए, जब न्यू हैम्पशायर में अपने दादाजी के साथ रहते थे तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि इतना बड़ा महान कवि अपने कविताओं को पब्लिश कराने के लिए जो अमेरिका में दर दर भटक रहा था कि मेरी कविताएं छाप दो, मेरी कविताएं छाप दो। ये पोल्ट्री फार्म में काम करते थे, अपने दादाजी के साथ मुर्गी पालन करते थे। क्या करें, तो गरीबी इंसान को इस तरीके से त्रस्त कर देती है। तो इन्होंने जीवन में सच बताया तो अपनी खुद गरीबी देखी थी, तभी इनका लगाव जो था गरीबों से बहुत ज़्यादा था। तो फिलहाल के लिए चीज़ें मैंने आपको बताने का भरसक प्रयास किया, और मैंने ये भी आपको बताया कि व्हाट इज द सिंबॉलिकल मीनिंग ऑफ फायर एंड व्हाट इज द सिंबॉलिकल मीनिंग ऑफ आइस। एज आई टोल्ड यू, फायर इज अ symbolical meaning of desire, passion, greed, and while ice is a symbolical meaning of hatred, coldness, indifference। तो इंसान जो होगा ना, तो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि इंसान देखो, अगर अग्नि रूपी जो लालच रूपी अग्नि अगर इसमें नहीं धरती खत्म हुई तो इंसान एक दूसरे को देख के घृणा और नफरत से एक दूसरे को मारना चालू कर देगा, उसे एक दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। ये है आइस। आइस यहाँ पर साइकोलॉजिकली कभी ये बताना चाहते हैं कि आइस कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और मेरे हिसाब से मैं अगर अपनी बात करूं तो फायर से ज्यादा आइस है। एक झटके में मर जाना या एक झटके से मरने से ज्यादा बेहतर होता है तो रोज तड़प तड़प कर मरना, ये ज्यादा खतरनाक होता है। तो पर्सनली मैं बताऊं कि मैंने यहाँ पर क्या बताया कि आइस जो है, आइस जो प्रतीक है, ये आपको ये साइलेंटली किलिंग करती है। साइलेंटली का मतलब होता है धीरे धीरे आपको मारेगी, साइलेंटली किलिंग करने का प्रयास करती है, ये है आइस। और ये ह्यूमन बींग्स में जो सोसाइटी है किस तरीके से हमारे समाज को बांटने का काम करती है, घृणा। जैसे आज आप समाज में देख रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत फैलती चली जा रही है, ऐसा कभी था नहीं। तो ये तमाम चीज जो हम देखते हैं अपने सोसाइटी में किस तरीके से नफरत या हेट्रेट, हमको एक धर्म से दूसरे धर्म से अलग, या तमाम लोगों के बारे में हम जो गलत विचार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि जो आइस रूपी जो ये बर्फ है, ये इंसान को, फायर से अगर इंसान नहीं मरेगा तो आइस उसको खत्म ही कर देगी, और साइलेंट धीरे धीरे खत्म करेगी लेकिन पूरी तरफ से समाप्त कर देगी। तो मैंने अपनी तरफ से इसे पूरा बताने का प्रयास किया। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, मैंने पोएट के भी बारे में बताया।
ताकि पोएट के बारे में आप जाने कि किस तरीके से वो इंसान पोल्ट्री फार्म में काम करता हुआ, अपने दादाजी के यहाँ काम करता हुआ 1911 में सारी प्रॉपर्टी बेच करके जब वो चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और फिर वो आते हैं तो इस कविता को पब्लिश कराते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर मैंने सेंट्रल आइडिया लिखा है और बहुत ही सिंपल भाषा में लिखने का प्रयास किया, कोई किताबी भाषा नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही आसान, ताकि देखिए एग्जाम में आपको सेंट्रल आइडिया बहुत ही फैक्ट लिखना है। सेंट्रल आइडिया का पहले बताइए मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है। सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य, आइडिया का मतलब होता है विचार, यानी पूरी कविता को पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग ऑल द पोएम व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट पर्टिकुलर पोएम, आप उस पर्टिकुलर पोएम के बारे में क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप अपने दिमाग से चिंतन कर पा रहे हैं, वो है सेंट्रल आइडिया। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पूरी कविता को पढ़ने के बाद देखिए मैं क्या लिखा हूं। द पोएम फायर एंड आइस इज ए कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, दो चीज आप गलती मत कीजिएगा बोर्ड के एग्जाम में, मैं पहले बता दे रहा हूं। पहला कि पोएम का नाम जब लिखेंगे तो आप उसको अंडरलाइन करना है। दूसरा, पोएट का जब आप नाम लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करना है, उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है इन दो चीजों को पहले देखेगा। अगर आपने ये गलती कर दी तो पहले नीचे देखेगा नहीं, पूरा काट देगा, बोलेगा इसको ये नहीं पता, ये दोनों नहीं पता, तो फिर नीचे साइन करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर कभी बोल रहा है, यहाँ पर फायर रिप्रेजेंट्स माने दिखाता है, डिजायर, डिजायर माने इच्छा, बहुत बड़ी इच्छा, ग्रीड माने लालच, एंड अनकंट्रोल्ड पैशन, ऐसा मनोवेग जो अपने आप पे अनियंत्रित जो भावनाएं होती हैं उसको कहा गया अनकंट्रोल्ड पैशन। फिर कह रहा है वाइल आइस रिप्रेजेंट्स, जबकि आइस दिखाता या प्रदर्शित करता है कोल्डनेस, निर्दयता को, हेट्रेड, नफरत को, क्रुएल्टी भी निर्दयता को ही दिखाता है। कोल्डनेस का मतलब होता है जिसके अंदर दया भाव न हो। द पोएट बिलीव्स, कवि इस बात को मानता है कि दैट बोथ डिजायर एंड हेट्रेड आर पावरफुल, कह रहा है कि डिजायर भी और हेट्रेड, नफरत भी, आर पावरफुल एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये दोनों पर्याप्त होती हैं इस संसार को समाप्त करने के लिए। इस तरीके से आप ये चीजें जो मैंने आपको बताई, ये चीजें आप लिख देंगे। सेंट्रल आइडिया बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे पूरा एक एक पेज भर के चले आते हैं, कुछ बच्चे इतना बड़ा बड़ा पेज भर के चले आएंगे, भूल के भी ये गलती मत कीजिएगा। सेंट्रल आइडिया एग्जैक्ट, एक्यूरेट, 4 लाइन 5 लाइन अगर आपने लिख दिया बेहतरीन तो बेस्ट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।